स्टार्ट करते हैं आज की ताजा खबरें। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने और इस क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। सांसद सिमरनजीत मान ने 1999 में सांसद का पद क्यों छोड़ा था? सबसे पहला जो प्रश्न है आपके सामने आज का वो ये है कि सांसद सिमरनजीत मान इन्होंने 1999 में सांसद का पद क्यों छोड़ा था? पहली बात, खालिस्तान समर्थक थे ये इस वजह से, या पंजाब के विकास कार्यों की अनदेखी की जा रही थी इस वजह से, या कृपाण ले जाने की इजाजत नहीं मिली थी इस वजह से, या भगत सिंह को आतंकवादी इन्होंने कह दिया था इस वजह से इनको छोड़ना पड़ गया था? बताएं तो जल्दी से क्या वजह रही जिसकी वजह से इन्हें छोड़ना पड़ा? बहरहाल देखिए मसला क्या है। तो जो सी आंसर है, सी आंसर, इसकी वजह से इन्होंने सांसद का पद छोड़ दिया था। जो आप देखते हैं सिख धर्म के जो धर्मावलंबी हैं उनमें से अधिकांश लोग कृपाण धारण करते हैं, अर्थात उनके पास कोई तलवार हो सकती है, छोटी तलवार हो सकती है, ये चीजें होती हैं उनके पास। तो इसको संसद भवन में ले जाने की अनुमति नहीं मिली जिसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब इस समय पर ये चर्चा में क्यों है? तो इन्होंने 1999 में इस्तीफा दिया था, अब इन्होंने फिर से एक बार शपथ ले ली है संगरूर से, पंजाब का संगरूर जो क्षेत्र है वहां से सांसद के रूप में इन्होंने संविधान की शपथ ली है फिर से। यानी 1999 में इन्होंने इस्तीफा दिया था, अब फिर से शपथ ली है। तो कौन है सिमरनजीत मान, क्यों है इस समय पर चर्चा में? तो इनके बारे में हमें न्यूज थोड़ा पढ़ना है, जानना है, तो देखते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है मसला। तो खालिस्तान समर्थक मान, ध्यान दीजिएगा, पंजाब का एक क्षेत्र जहां से खालिस्तान की मांग उठा करती थी, उस खालिस्तान के समर्थन में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए और खालिस्तान के समर्थक ये माने जाते हैं। इस वजह से इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी कई बार लगा है। तो खालिस्तान के समर्थक मान के हाथ में नहीं दिखी कृपाण। जब ये इस बार ले रहे थे शपथ तो लोग ये सोच रहे थे कि वास्तव में ये जाएंगे तो हाथ में कृपाण लेकर के जाएंगे, शपथ लेंगे तो हाथ में कृपाण लेकर के जाएंगे, संसद में पुनः प्रवेश करेंगे तो कृपाण लेकर ही प्रवेश करेंगे। लेकिन भाइयों बहनों ऐसा नहीं हुआ। जिस वजह से इन्होंने पहले इस्तीफा दिया था, अब इन्होंने अपने अंदर परिवर्तन कर लिया है और इनसे पूछा गया कि वास्तव में आप शपथ लेने के लिए गए, कृपाण धारण करके नहीं गए, ऐसा क्यों? पहले तो आप जो है इस्तीफा दे दिए थे। तो इन्होंने कहा कि देखिए हम जो है पंजाब की समस्याओं को लेकर के संसद में इन लोगों से मुकाबला करना चाहते हैं। अब कृपाण जो है वो मुद्दा नहीं रहेगा हमारा, अब हमने कृपाण को जो है मुद्दे से हटा दिया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अगली बात, 1999 में इसी जिद से पद छोड़ा था। संगरूर से नए चुने सांसद सिमरनजीत मान ने शपथ ले ली है। स्पीकर ओम बिड़ला के ऑफिस में उन्हें शपथ दिलाई गई है। सिमरनजीत मान ने भारतीय संविधान की शपथ ली है। ध्यान रखिएगा, खालिस्तान के समर्थक हैं। पहले प्रारंभिक रूप में यहां भी क्वेश्चन मार्क था कि ये शपथ किस प्रकार लेंगे, लेकिन इन्होंने संविधान की शपथ ली है। ध्यान दीजिएगा, इस बार उनके हाथ में कृपाण नहीं दिखी। 1999 में उन्होंने संसद के भीतर कृपाण ले जाने की जिद पूरी न होने पर सांसद पद ही छोड़ दिया था। ये बड़ी बात थी। इस दौरान संगरूर में विकास करवाने का भरोसा दिया है कि भैया जो है हम जो है संगरूर में विकास कार्य करवाएंगे और हमारा मुद्दा अब की बार कृपाण नहीं है, हमारा मुद्दा जो है वो विकास कार्य है। अगली बात, इस समय पर ये जो चर्चा में है, ये इस समय चर्चा में इस वजह से और आ गए हैं क्योंकि ये हरियाणा में एक स्थान पर भाषण दे रहे थे। हरियाणा में भाषण, क्योंकि आप जानते हैं पंजाब हरियाणा का संक्रमण क्षेत्र है जहां पर चंडीगढ़ का रीजन लगता है, तो ये जो है कई जगहों पर भाषण दे रहे थे। हरियाणा में भाषण देते हुए इन्होंने बातों ही बातों में भावनात्मक होकर के और भगत सिंह को आतंकवादी कह दिया दोस्तों। और आप जानते हैं अगर भगत सिंह को कोई व्यक्ति आतंकवादी कह देता है, चंद्रशेखर आजाद को यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी कह देता है तो मामला तो टाइट होना ही होना है। तो मामला टाइट हो गया। तो इसीलिए जो संगरूर से सांसद है इन्होंने भगत सिंह को क्या कह दिया? आतंकवादी। ये चर्चा में आगे, पहले तो भैया कृपाण की वजह से पद से इस्तीफा दे दिए, अब जो है फिर से सांसद बने हैं तो एक नया बवाल कर दिया कि शहीद भगत सिंह को इन्होंने क्या कह दिया? आतंकवादी। उन्होंने हरियाणा के करनाल में, जो करनाल है हरियाणा का, वहां जाकर शहीद भगत सिंह को आतंकवादी कह दिया। सिमरनजीत मान इस वक्त भगत सिंह को आतंकी कहने पर घिर गए हैं, लोगों ने इनको घेर लिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ जी, आम आदमी पार्टी लगातार उनसे माफी मांगने की बात कह रही है। आम आदमी पार्टी, चूंकि पंजाब में इस समय पर आम आदमी पार्टी का जो प्रभुत्व है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वास्तव में आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर इनको घेर के रखे हुई है और वो लगातार कह रहे हैं कि इनको माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने भगत सिंह को आतंकवादी कहा है, इनको माफी मांगनी चाहिए। ये बातें लगातार हो रही हैं, जो बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका कहना है कि वो भगत सिंह की कुर्बानी से मिले वोट के हक से वह सांसद चुने गए, उन्हीं भगत सिंह को आतंकवादी कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सांसद चुने जाने के बाद उन्हें हद में रहना चाहिए। ठीक बात है, जिसके बाद उनके बयान पर भी घमासान मचा हुआ है। तो बयानबाजी इन्होंने ऐसी कर दी है। मान ने दी सफाई। अब सफाई इन्होंने दी है भाई अपने
किस वाले पक्ष पर? तो इन्होंने इस पक्ष पर सफाई दी है कि मैं इस बार कृपाण लेकर के संसद में क्यों नहीं जा रहा हूं। इस बात पर सफाई इन्होंने क्या दी है, तो देखिए इस बार चर्चा थी कि अगर बड़ी कृपाण ले जाने की इजाजत न मिली तो वो शपथ नहीं लेंगे, शपथ ही नहीं लेंगे। हालांकि मान खुद इस बात का खंडन कर चुके हैं। उनका कहना है कि इससे सिखों के बीच कंफ्यूजन पैदा की जा रही है। वह संसद में जाएंगे और सरकार का असल मुद्दों से सामना करेंगे, कृपाण का जो है मुद्दा वो सामने नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात, शपथ ग्रहण से पहले भी उन्होंने कहा था कि कृपाण ले जाने की कोशिश वो करेंगे, लेकिन अब गए हैं तो उनका बयान जो है वो बदल गया है। लोग जो कह रहे हैं कि भाई इतना कैसे चेंज हो गए, अगर नहीं ले जाने देंगे तो ये सिखों पर जुल्म होगा। शपथ लेने से पहले मामला ये था। अब इनके बारे में जानिए। 23 साल बाद तीसरी बार सांसद बने ये, यानी 1999 में जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो 1999 से अब 2000 कितना चल रहा है, 22 चल रहा है, 2022। तो इसके बीच में 23 वर्ष का गैप हुआ है और 23 वर्ष बाद ये पुनः एक बार सांसद बन गए हैं। एक बार अब और 2 बार पहले से थे, बराबर 3, यानी 3 बार जो है ये सांसद बन गए हैं। एक और बात फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप समझ रहे होंगे सर ये जो है हो सकता है छठे हुए टाइप के हो, सर हो सकता है ये जो है इनकी मानसिक जो है विकृतचित्तता हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए 1967 में भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुने गए थे ये। भारतीय पुलिस सेवा अर्थात IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। अगली बात, CISF ग्रुप कमांडेंट भी रहे हैं ये, CISF में ग्रुप कमांडेंट भी रहे हैं ये। 93.92% वोट लेकर 1989 में तरन तारण से पहले ही चुनाव में बनाया था इन्होंने रिकॉर्ड, यानी इतना परसेंटेज वोट हासिल करके, समझ रहे हैं, भौकाल इतना परसेंटेज वोट लेकर के इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था पहली बार जब ये सांसद बने थे 89 में। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं ये वैसे ही है कोई, तो नहीं, मामला IPS रह चुके हैं। अगली बात, भागलपुर जेल में 5 साल रहे नजरबंद, यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत नेपाल सीमा से इनको गिरफ्तार किया गया। हत्या की साजिश में शामिल होने से लेकर देशद्रोह के कई केस जो इनके ऊपर दर्ज किए गए और 1989 में उनके खिलाफ चुनाव लड़े कांग्रेस कैडेट की जमानत भी जब्त हुई थी। यानी जब इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया 89 में, जब बहुत बड़े अंतर से जीते, तो उसकी जो कांग्रेस की तरफ से उस समय पर व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा था उसकी जमानत राशि भी जब्त हो गई थी। तो ये भी एक जो है मामला था। और चूंकि उस समय पर इंदिरा गांधी के हत्यारों में इनका नाम, कि इनकी साजिश में जो है हाथ हो सकता है, तो इस वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था नेपाल बॉर्डर से और बिहार के भागलपुर में जेल में इनको 5 वर्ष तक बंद करके रखा गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है कि भैया अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है। नेल्सन मंडेला डे, आप जानते हैं दोस्तों, ही वॉज ग्रेट पर्सन। नेल्सन मंडेला अर्थात मदीवा जी, ओ माय गॉड दोस्तों, मतलब महात्मा गांधी के जो फॉलोअर हैं वो भारत में तो है ही हैं, और भारत में तो दोस्तों किसी के मुंह पे जो भी आ जाता है बोल दे रहा है। महात्मा गांधी के बारे में कुछ लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। जो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं ना, उन्हें एक बार मदीवा को पढ़ना चाहिए, अर्थात नेल्सन मंडेला जी को पढ़ना चाहिए। और मंडेला जी को पढ़ करके वो जानेंगे कि मंडेला जी के जीवन में परिवर्तन के लिए जितने व्यक्ति जिम्मेदार थे उनमें महात्मा गांधी दोस्तों एक प्रमुख जिम्मेदार थे। महात्मा गांधी का प्रभाव मंडेला जी के ऊपर कितना था ये आपको तब पता लगेगा जब आप मंडेला जी को कभी पढ़ेंगे। दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, इनको अफ्रीका का गांधी कहते हैं। इन्होंने श्वेत और अश्वेत के बीच में जो भेदभाव चल रहा था उसके लिए निरंतर संघर्ष किया और दोस्तों 27 वर्ष तक जेल में रहे। 27 वर्षों तक अनवरत रूप से धैर्य रख करके जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इनसे बहुत सीख लेनी चाहिए। पिछली बार एथिक्स में इनको बेस बना करके एक प्रश्न पूछा है और पूछना भी चाहिए, मैं तो कहता हूं पूछना चाहिए इनको बेस बना करके प्रश्न, और प्रश्न आगे भी पूछने की संभावना है। इसलिए यदि आप तैयारी करें तो इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। बहरहाल तो ये आप जो देख रहे हैं महात्मा गांधी के पास में ये जो मंडेला जी, ये महात्मा गांधी के हृदय में जो है विराजमान है, यानी हृदय में इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी को ये हृदय से मानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। कोटेशन देखिए इनकी कोटेशन, उसके बाद इनके बारे में हम जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, हाँ जी इधर देखिए, तो ये क्या कह रहे हैं यहां पर पढ़ना, मैंने ये जाना है कि डर का न होना साहस नहीं है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा है कि मैंने ये जाना है कि डर का न होना साहस नहीं है। यदि आपके अंदर डर नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि सर मैं डरता नहीं हूं किसी से, यदि आप डरते नहीं है तो इसका मतलब ये साहस नहीं है। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, साहस नहीं है बल्कि डर पर विजय पाना साहस है। यदि आप डर पर विजय प्राप्त कर चुके हैं तब आप कह सकते हैं कि ये करेज है, साहस है। और बहादुर वह नहीं जो भयभीत नहीं होता, यानी भयभीत होने वाला व्यक्ति कायर नहीं है।
या हम ये नहीं कह सकते कि जो भयभीत नहीं होता वो बहादुर है। तो बहादुर वह नहीं जो भयभीत नहीं होता, बल्कि वह है जो भय को परास्त करता है। ये नेल्सन मंडेला जी ने बात कही है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो अगली बात हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी के जन्मदिन को, जो कि 18 जुलाई को मनाया जाता है, अर्थात कल जो मनाया गया है धूमधाम से, इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूएनओ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक बात है। आप लोग सेशन को शेयर नहीं किए। अगली बात देखिए, प्रतिवर्ष 18 जुलाई को यह दिवस मनाने का निर्णय वर्ष 2010 में लिया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2010 में यूएनओ ने निर्णय लिया कि भाई 18 जुलाई को मंडेला जी का बर्थडे होता है, तो उस बर्थडे को हम सेलिब्रेट कैसे करेंगे, तो इनके दिवस के रूप में करेंगे। अब दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी शासन के दौरान मंडेला जी ने अपने जीवन के 27 साल वहां की जेलों में बिताए थे, जो बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। यह दिवस शांति स्थापना, रंगभेद उन्मूलन, मानवाधिकारों की रक्षा और लैंगिक समानता की स्थापना के प्रति नेल्सन मंडेला के सतत प्रयासों को मान्यता देता है, जो बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, ये हो गई बात। तो इन्होंने सतत प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है। मंडेला को साहस, करुणा, स्वतंत्रता, शांति एवं सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्धता का वैश्विक प्रतीक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक मैंने आपको इस टॉपिक के बाद में मेंस का प्रश्न दिया है, तो इन शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा। इनको साहस, करेज, करुणा, कंपैशन, स्वतंत्रता, फ्रीडम, शांति अर्थात पीस, सामाजिक न्याय अर्थात सोशल जस्टिस के लिए प्रतिबद्धता यानी डेडिकेटेड का वैश्विक प्रतीक यानी ग्लोबल, एक हम कह सकते हैं, क्या सिंबल कह सकते हैं, प्रतीक माना जाता है। 10 मई 1994 से 10 जून 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे तथा अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे ये। ठीक है। अगली बात, 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उन लोगों की उपलब्धियों को पहचानने के लिए मंडेला पुरस्कार की शुरुआत की जिन्होंने मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट। 2014 में हम यूएनएससी की बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें हम, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में ऐसे लोगों को वास्तव में जो मानवता की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें एक पुरस्कार देने की शुरुआत की और उस पुरस्कार का नाम रखा नेल्सन मंडेला पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा, नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मानवता की सेवा करने के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया जाता है। अब आ गया है आपका प्रश्न, ये प्रश्न आप सभी को लिख करके बताना है। ये प्रश्न जो है आपका 2 जगह पर पूछने की संभावना है पूरी। सबसे ज्यादा तो आप देखेंगे तो यूपीएससी या यूपीपीएससी या आप कोई अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षा जो देते हैं उसमें, तो यदि वहां पर स्टेट पीसीएस परीक्षा देते हैं और इथिक्स का पेपर है, वहां पर कौन सा पेपर, इथिक्स का पेपर है, तो इथिक्स में पूछने की संभावना है प्रबल। और यदि आप इथिक्स का वहां पेपर नहीं है तो भी संभावना है। तो कहां संभावना है, तो ऐसे में, निबंध में, ऐसे निबंध में इसकी पूछने की प्रबल संभावना है। इसलिए प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। मंडेला जी के जीवन से मिलने वाली शिक्षा का प्रयोग आप सिविल सेवा में कैसे करेंगे, चर्चा कीजिए। यदि आप एक सिविल सेवक बन जाते हैं, एज ए सिविल सर्वेंट, आप मंडेला जी की लाइफ से जो आपको एजुकेशन मिलती है, जो आपको जानकारी मिलती है, जो आपको शिक्षा मिलती है, उसका यूटिलाइजेशन आप कैसे करेंगे एज ए सिविल सर्वेंट। तो ये आपको डिस्कस करना है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको चर्चा करनी है, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जो हमारा अगला टॉपिक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोस्तों इतना चर्चा में रहता है, इसको यूपीएससी पूछ चुका है, इसको यूपीएससी पूछ चुका है, इसको यूपीपीसीएस पूछ चुका है। अब देखिए फिर से रिपीट होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में है इस समय पर। तो गुजरात में केवल 4 फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हैं वो बचे हैं। इस वजह से ये इस समय पर चर्चा में आ गया है कि भाई गुजरात में एक समय था जब इनकी संख्या ज्यादा थी, अब आज की डेट में केवल 4 फीमेल, ध्यान दीजिएगा, केवल 4 फीमेल जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है बचे हुए हैं। 2018 में जब गणना की गई इनकी, तब भारत में इनकी संख्या 150 से कम, यानी 150 से कम संख्या इनकी आंकी गई 2018 की जनगणना में। और सबसे ज्यादा जो संख्या देखी गई उस समय पर वो राजस्थान में देखी गई थी 150 ओवरऑल इंडिया में, पूरे भारत में 150, और राजस्थान में मात्र कितने, राजस्थान में अकेले में केवल 122। ठीक बात है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो राजस्थान का राजकीय पक्षी है, यानी राज्य पक्षी। जो स्टेट बर्ड की हम बात करते हैं वो राजस्थान का ही है। ठीक बात है भैया। योगेश सैनी और सागर सिंह आप क्या बातचीत कर रहे हो, जो है कमेंट डिलीट करना पड़ जा रहा है ऐसा। हाँ चलिए आपस में बातचीत ना करें,
हाँ जी, रेड डेटा लिस्ट अभी बताते हैं। तो भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी माना जा रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में चला गया है और भारत का सबसे ज्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में जाने वाला पक्षी है। ये घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है जो चारागाह पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करती है। यानी जहां भी आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिले तो आप मान लीजिएगा कि वो क्षेत्र जो है वो घास वाला है, वो घास की भूमि है, क्योंकि ये घास की भूमि का प्रतिनिधित्व करता है। जहां भी पाया जाएगा वहां घास की भूमि होगी। ये इसके मिलने से आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बिना कुछ जाने हुए, क्योंकि ये वहीं पाया जाएगा जहां पर घास भूमि होगी। अगली बात, इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। आगे बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है। अब खतरे की बात करते हैं दोस्तों, खतरा क्या है? ठीक है योगेश सैनी जी, कोई बात नहीं। चलिए इधर देखते हैं। बिजली लाइनों से टकराव, इलेक्ट्रिशियन शिकार अभी भी पाकिस्तान में प्रचलित है। ये जो शिकार हो रहा है ना, ये पाकिस्तान में अभी भी प्रचलित है। पाकिस्तान में इनका जो है इलेक्ट्रिशियन शिकार किया जा रहा है और आवास का नुकसान हो रहा है। ये जो बात है ना, इसकी वजह से हमारे पर्यावरण में प्रतिकूल दशाएं जो है वो बहुत ज्यादा बनती जा रही हैं। क्योंकि हम पशुओं की बात करें, चाहे हम पक्षियों की बात करें, चाहे हम छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की बात करें, हमने जो सबसे ज्यादा, मानव ने जो सबसे ज्यादा उंगली जो की है वो इनके हैबिटेट पे की है, इनके आवासों पर की है। इसलिए कभी भी आप पर्यावरण में इस तरीके की गतिविधियां पढ़ रहे हैं तो वहां ये जरूर देखिए कि क्या हैबिटेट को डिस्टर्ब किया गया है, क्या आवास को जो है इधर उधर असंतुलित किया गया है। यदि हाँ असंतुलित किया गया है तो उस प्रजाति पर उसका प्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यानी आप उस स्पीसीज पर डायरेक्टली नेगेटिव इंपैक्ट देखेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं और व्यापक कृषि विस्तार। जैसे जैसे हम एक काम करते जा रहे हैं कि जो वन संसाधनों से युक्त कोई भूमि का टुकड़ा है या भूमि क्षेत्र है, उसको निरंतर हम निर्वनीकरण कर रहे हैं और कृषि क्षेत्रों का विस्तार करते जा रहे हैं। और सबसे बुरी बात जो हम कर रहे हैं उस पर आपको एक बार ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप सिविल सेवा की तैयारी करने वाले हैं। हम लोगों को घर, मकान, कॉलोनी या शहरीकरण कहां पर करना चाहिए? यदि आपके सामने दो विकल्प हैं आपके पास। एक तो ऐसा विकल्प है अनप्रयुक्त और गैर कृषि योग्य भूमि। एक तो ये क्षेत्र है और दूसरा क्षेत्र है कृषि योग्य भूमि क्षेत्र। कृषि योग्य भूमि क्षेत्र। अब मुझे ये बताइए कि हमें जो शहरीकरण है, हमें आबादी को बसाने की जो आवश्यकता है, अगर हमें इन दोनों विकल्पों में से जाना हो तो किस पर जाएं हम? क्या इस विकल्प पर चले जाएं या इस विकल्प पर चले जाएं? यदि आप इस विकल्प को चुन रहे हैं, इसका मतलब आप लॉजिक लगा रहे हैं। यदि आप इस विकल्प को चुन रहे हैं, इसका मतलब आप कृषि योग्य भूमि को अपने आवासों से कॉलोनी बना करके, मानव को बसा करके खत्म करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? समाप्त करते जा रहे हैं। और जब जब कृषि योग्य भूमि कम होगी, तब जब कृषि उत्पादित जो संसाधन है उन पर दबाव बढ़ेगा, और दबाव जब जब बढ़ेगा तब हम देखेंगे कि कृषि में उत्पादन को बढ़ाया जाए। कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए आजकल के ट्रेंड में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन परंपरागत रूप में कृषि को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाता था। इसलिए कुछ जगहों पर जनजातीय जो लोग हैं, जो गांव देहात के लोग हैं, वो वास्तव में जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे बहुत बड़ी संख्या में मिलते थे, उन पेड़ पौधों को काट करके भूमि को फिर से कृषि योग्य बना रहे हैं। इससे हो क्या रहा है? एक तो शहरीकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण से जो है पनपी बहुत सारी समस्याएं हैं। दूसरी समस्याएं हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। वो इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि हम निर्वनीकरण कर दे रहे हैं, उस जगह पर जाकर के कृषि कर रहे हैं। अब निर्वनीकरण से पनपी हुई कुछ और समस्याएं हैं, अर्थात हम दोहरी समस्याओं को अपने घर इनवाइट कर रहे हैं, जानबूझ के इनवाइट कर रहे हैं। जबकि लॉजिक क्या होना चाहिए कि ऐसी भूमि जिसका प्रयोग कृषि कार्यों के लिए हम नहीं कर सकते, उसको चिन्हित किया जाना चाहिए, उसको जो है मार्क किया जाना चाहिए कि ओवरऑल इंडिया में गैर कृषि योग्य भूमि कहां कहां पर है। उन जगहों पर ऐसे संसाधनों को उपलब्ध कराना चाहिए जिनसे मानव उस जगह पर सर्वाइव कर जाए। तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। इस तरीके का सुझाव आपको देना है कभी भी कोई प्रश्न आप मुख्य परीक्षा का लिख रहे हैं तब। ठीक बात है भाई। चलिए आगे देखते हैं। तो सुरक्षा की स्थिति की बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो अंतरराष्ट्रीय संघ IUCN की बात करें, वो शॉर्ट में लिख दिया है कि जो रेड डेटा लिस्ट है उसमें बात करें तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन अर्थात साइट्स को अगर हम देखें तो साइट्स की परिशिष्टि नंबर 1 में है। ये सारी की सारी बातें, ये जो बात है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट जो पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अब समय,
जिसको CMS कहते हैं, कि परिशिष्टि नंबर 1 में शामिल है। अब अगला बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसकी अनुसूची 1 में यह आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चारों पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चारों जगहों पर कहां है, तो देखो यहां भी अनुसूची 1 में, यहां भी परिशिष्टि 1 में, यहां भी परिशिष्टि 1 में, और यहां पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच गया है, जो आपको ध्यान रखना है। चलिए, मेरे फोन में दस्तक बैच और हिंदी ऑप्शनल का बैच कट गया है, तो दस्तक और हिंदी ऑप्शनल का कट गया तो लग जाएगा, मेल कर दीजिएगा, है ना, मेल करके बता दीजिएगा और सही करवा देंगे उसको, या एग्जाम्पल के जो नंबर है उन पर कॉल कर लीजिएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय, यानी क्या क्या उपाय अब तक किए गए हैं। तो प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम चलाया गया दोस्तों एक, अर्थात इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन्यजीव आवास एकीकृत विकास के तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम चलाया गया और संरक्षण करने का प्रयास किया गया कि इनको किस जगह पर ज्यादा अच्छे से सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसा माहौल उस जगह पर तैयार करके रखना चाहिए, इन सारी चीजों पर प्रयास किया गया। लेकिन दोस्तों वही ढाक के 3 बात, जब तक व्यक्ति अपने अंदर रिफॉर्म नहीं करेगा कि हमारे बगल में जो रहने वाला पशु पक्षी है, जीव जंतु कोई भी है, हमें उसको सुरक्षित कैसे रखना है, यदि हर व्यक्ति अपने अंदर सुधार नहीं करेगा, तब तक सरकार के एंगल से कोई भी कार्यक्रम आता रहे वो सफल हो नहीं पाएगा। अगली बात करते हैं, तो और क्या उपाय किया, तो नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान, नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान, तो वर्तमान में इसे संरक्षण एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है कि भाई किसी तरीके से इसकी रिकवरी हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि अभी गुजरात में 4 जो है मादा बस्टर्ड बची हैं, तो अब वहां पर आबादी बढ़ाने के लिए हम गुजरात में तो अपने स्तर पर कुछ काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि केवल मादाओं से आबादी थोड़ी बढ़ सकती है। अब हमें करना क्या होगा कि राजस्थान में चूंकि 122 जो है संख्या है, तो राजस्थान से नर को ले जाया जाए, फिर वहां पर नेचुरली जो है हम उनकी संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर हमने अभी ऐसा नहीं किया तो मादा ही मादा बच जाती हैं, जो है नर समाप्त हो जाते हैं, तब हमारे पास एक ही विकल्प बचेगा, वो बच जाएगा क्लोनिंग का। और क्लोनिंग से सक्सेस रेशियो उतना ज्यादा आता नहीं है। क्लोनिंग अगर हम कर दें तो हमें वास्तविक जो उम्र है वो प्राप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें अभी समय है कि बहुत ज्यादा अच्छे से प्रयास करना चाहिए। यदि बच जाए तो ठीक बात है, नहीं बचे तो देखते हैं आगे। संरक्षण प्रजनन सुविधा, एक ये भी उपाय किया गया है। ये जून 2019 में राजस्थान सरकार और भारतीय एक संरक्षण प्रजनन सुविधा स्थापित की गई है। भारतीय सरकार के द्वारा एक संरक्षण प्रजनन सुविधा जो है स्थापित की गई है, किसके लिए, तो इसी बस्टर्ड के लिए। अब आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि कार्यक्रम का इस वाले का जो उद्देश्य है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी में वृद्धि करना, जिसके लिए चूजों, जो इनके बच्चे होते हैं उनको कहते हैं चूजे, तो चूजों को जंगल में छोड़ा जाना है। यानी इनकी आबादी को बढ़ाने के लिए पहले तो इनका क्या करना है, एक खास स्थान पर जो कि इनके लिए अनुकूल है, वहां पर क्या करवाया जाए, प्रजनन करवाया जाए। प्रजनन करवा करके उन बच्चों को अगर हमें कुछ डोज वगैरह देनी है तो वो दे करके जंगल में छोड़ा जाए, नेचुरली जो है उनको फ्रीली छोड़ दिया जाए घूमने के लिए, फिर आगे बात की जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो राजस्थान सरकार ने इस प्रजाति के प्रजनन, बाड़ों के निर्माण और उनके आवासों पर मानव दबाव को कम करने के लिए, बाड़ों का मतलब जानते हैं आप, बाड़ों का मतलब होता है जिस जगह पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रखा जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, आप भैंस और गाय को रखने के लिए आप अपने घर में एक जगह बनाते हैं, इस तरह एक, भैया ये जो है भैंस का रूम है सर, इसमें भैंस जो है रहती है हमारी, इसका भैंस का रूम है। इसी प्रकार से जहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण किया जाता है तो उनके लिए बाड़ा बनाने की आवश्यकता होती है। बाड़ा सामान्यतः जो शब्द प्रयोग होता है वो भेड़ के लिए होता है, भेड़ों को रखने के लिए बाड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर बाड़े का आशय क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रखने के लिए बाड़ों का निर्माण किया जा रहा है और उनके आवासों पर मानव दबाव को कम करने के लिए, जो उनका हैबिटेट है वहां से जो ह्यूमन प्रेशर है उसको डिक्रीज करने के लिए एवं बुनियादी ढांचे के डेवलपमेंट के उद्देश्य से प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है पेपर में, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप। ये अब तक का इफेक्टिव माना जा रहा है सबसे, तो ये आप इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। पर्यावरण अनुकूलन उपाय, पर्यावरण अनुकूलन उपाय की अगर हम बात करें, इधर ध्यान दीजिए, पर्यावरण अनुकूलन उपाय, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित वन्य जीवों पर पावर ट्रांसमिशन लाइनों और अन्य पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूलन उपायों को सुझाव देने हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यानी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इन पर जो ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली की लाइन वगैरह, बिजली घर कहीं पर बन गया है तो इनका अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो उसको सही करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया गया है, जो कम से कम इस लेवल पर जो है जांच करे और फिर रिपोर्ट दे, जिसके हिसाब से रिफॉर्म हो सके। अगला जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, है ना। आप जानते हैं 2 दिन पहले इसका उद्घाटन हो गया है पूरी तरह से। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे
इसकी बेसिक बातें आप जान रहे हैं। राज्य में कहां पर है? उत्तर प्रदेश में आता है। लंबाई जो है 4 किलोमीटर कम रह गई, नहीं तो 300 किलोमीटर हो गई थी, यानी 296 किलोमीटर 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बनाने का जो खर्चा आया है भाइयों बहनों, वो ध्यान दीजिएगा, 14850 करोड़ रुपए, यानी 14,850 करोड़ रुपए खर्चा आया है। ओ माय गॉड। अगली बात, शिलान्यास जो फरवरी 2020 में किया गया था। अगली बात हम करें तो बनाने में जो वक्त लगा है वो 28 महीने, समय सीमा से 8 महीने पहले बनकर के तैयार हो गया है। अब बनाने वाली एजेंसी कौन सी है? इस रोड का निर्माण करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम आपको ध्यान रखना है, यूपी एडा बोलते हैं या EIDA बोलते हैं इसको। अभी मैं इसको आगे आपको डिस्कस कर दूंगा यूपी EIDA है क्या। अभी आपको यह ध्यान रखना है कि भैया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जब बना है तो इससे उत्तर प्रदेश के प्रमुख रूप से कौन कौन से जो जिले हैं जो लाभान्वित होंगे। देखिए, परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप से तो कई जिले होंगे, लेकिन ऐसे जिले भी होंगे जिनसे होकर के ये गुजर रहा होगा जो डायरेक्टली इससे पॉजिटिवली इंपैक्ट जो प्राप्त करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले चित्रकूट चित्रकूट के घाट पे और भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तो तिलक देत रघुवीर। तो चित्रकूट से इसकी शुरुआत होगी, आपको ध्यान रखना है। और फिर दोस्तों ये महोबा, ये वही महोबा है दोस्तों जहां पर आला और ऊदल नाम के दो मुंहवेदी योद्धा रहा करते थे। और फिर उसके बाद आप देखेंगे बांदा, चित्रकूट में ये बांदा जो है वो एक ही जगह बन गई है, लेकिन बांदा जो है अलग है, यहाँ पर शहर के रूप में। आगे आप देखेंगे तो हमीरपुर, उसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों जालौन, और जालौन के समीप ही इधर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का भिंड भी आता है, चूंकि वो थोड़ा दूर है इसलिए वो टच नहीं कर रहा है। और जालौन से आप जब आएंगे तो आप पहुंच जाएंगे औरैया, गौरैया मत समझ लेना, औरैया एक डिस्ट्रिक्ट है तो औरैया। और फिर आप देखेंगे तो इटावा, तो इटावा में आकर के ये जो बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में मर्ज हो जाता है। यहां से फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आप लोग जा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये चौथा उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा, पहला कौन सा था? यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि शुरुआती दौर में बना था, जिसका उद्घाटन किया गया था बाद में। यमुना एक्सप्रेसवे कौन सा है? वही जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है। उसके बाद में आगरा एक्सप्रेसवे बन गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, और अब जो है दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया है। यानी ये राज्य का चौथा एक्सप्रेसवे है, जो बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, भूल नहीं जाना रे। अगली बात अगर हम करें तो चित्रकूट से इटावा तक 7 जिलों को जोड़ रहा है ये हाईवे। वो कौन कौन से जिले हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। ये देखिएगा आप, ये कैसे बालू से जो है ये बनाया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश बना एक्सप्रेसवे प्रदेश, क्योंकि 4 एक्सप्रेसवे एक ही राज्य में और बहुत कम समय में। ये यूपी EIDA जिसके बारे में आपसे कह रहा था कि इसने इसको बनाया, इसका नाम है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे आप राष्ट्रीय स्तर पर एक अथॉरिटी देखते हैं जिसको कहते हैं नहाई, क्या कहते हैं? नहाई। नहाई का मतलब ऐसा नहीं कि नहा के आई है, ये नहाई का मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नहाई जैसे होता है वैसे ही राज्य के स्तर पर ये जो अथॉरिटी है ये काम कर रही है सड़क निर्माण का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ जी, एकदम राकेश जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे ये लिखा हुआ भी देखते हैं। अब देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आपको और जो चीजें थी कि ये लागत इतनी आई, इसमें बड़े जो पुल बनाए गए हैं वो 14 बड़े पुल बनाए गए हैं इस रोड पर। 296 किलोमीटर की दूरी आप तय करेंगे तो इस बीच में आपको 14 पुल जो है बड़े क्रॉस करने पड़ेंगे। 4 रेलवे पुल भी क्रॉस करने पड़ेंगे आपको। इस तरीके से जब आप जाएंगे तो आपको 4 रेलवे पुल और 7 रैंप प्लाजा आपको देखने को मिलेंगे। छोटे ब्रिजों की संख्या तो दोस्तों बहुत ज्यादा है। टोल प्लाजा सबसे बड़ी बात है, 13 टोल प्लाजा क्रॉस करने पड़ेंगे। अब हो सकता है कि आपने प्रवेश किया है, मान करके चले इटावा से प्रवेश किया और आप चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं घूमने के लिए, तो या तो आप इटावा से प्रवेश करते समय ही सारे के सारे टोल का जो है अपना टैक्स दे दीजिए, या आप प्रत्येक पर जाकर के बारी बारी से जो है अपना टैक्स देते रहिए। और टैक्स देने के लिए अब ऐसा नहीं है कि बहुत लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। आज के टाइम पर फास्ट टैग की जो सुविधा है वो अवेलेबल है। किसी भी गाड़ी के सामने एक जैसे पेटीएम का वो होता है स्कैन करने वाला, ऐसा ही सेम होता है फास्ट टैग का। तो गाड़ी के ऊपर लगा रहेगा फास्ट टैग का, लाइन में लगना नहीं है, कैमरा ऑटोमेटिक स्कैन कर लेगा और आप जो चले जाएंगे। तो अब जो फास्ट टैग आया है तब से टोल प्लाजा पर जो ट्रैफिक लगता था वो ट्रैफिक की समस्या से बहुत हद तक निजात मिल गई है। अंडरपास बनाए गए हैं 224 और 18 जगह पर फ्लाईओवर जो है ये देखने को मिल रहा है। 7 लाख पेड़ लगेंगे एक्सप्रेसवे के दोनों ओर, ये बड़ी बात है। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। कभी भी सुझाव देने की जरूरत पड़े तो आपको सुझाव देना है कि हम कभी भी कोई आधारभूत ढांचा क्रिएट कर रहे हैं तो वहां हमें कोशिश करनी चाहिए कि पेड़ पौधे लगाने की गुंजाइश बन जाए। उदाहरण देना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द में 7 लाख पेड़ पौधे लगाने की योजना बनाई गई है। तुरंत जो उदाहरण दे दीजिएगा, ठीक है, मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कैथरी गांव,
जालौन जिले में कौन सा गांव है, केथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये गांव का नाम जो है ये ताऊ ने उद्घाटन किया है, इस वजह से जो है बहुत ज्यादा चर्चा में है गांव का नाम। अगली बात 297 किलोमीटर, भैया 96 है, ये टाइपिस्ट भी 1 किलोमीटर बढ़ा दिए अपने आप में, देख रहे हैं आप 1 किलोमीटर ऐसे ही लंबे 4 लेन का है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण का लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत है और बाद में इसे 6 लेन तक विस्तारित करने की जो है प्लानिंग की गई है, योजना बनाई गई है कि भैया इसको जो है और आगे बढ़ाएंगे। ये चित्रकूट जिले के भरतकूप के निकट गोंडा गांव, अब यह गोंडा जो है डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, गोंडा की धरती से कुछ लोग होंगे, लेकिन यहाँ गोंडा गांव की बात कर रहे हैं। तो गोंडा गांव कहां पर आता है, तो चित्रकूट जिले में आता है। गोंडा गांव चित्रकूट जिले में भरतकूप जो कस्बा है उसके समीप राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 35 नेशनल हाईवे नंबर 35 से इटावा जिले के कुदरेल गांव, इटावा जिले का जो कुदरेल गांव है यहां पर आकर के ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो बना है उसमें मिल जाता है। ये आपको सारे तथ्य याद रखने हैं क्योंकि यूपी पीसीएस की जो खास मंशा रही है अब तक वो यही पूछता है कि भैया ये बताते होते एक बार कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो कहां से कहां तक जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा और फिर गांव का नाम भी बताना पड़ेगा। फिर आप याद करेंगे अरे सर एक बार बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में गोंडा जिला है, जबकि ये तो गोंडा जो है गांव से निकलता है। गोंडा गांव कहां आता है, तो चित्रकूट जिले में आता है। फिर आप बताएंगे इटावा के पास मतलब धरती पुत्र जो है श्री मुलायम सिंह यादव, उनके क्षेत्र में जो है एक गांव आता है कुदरेल गांव, तो कुदरेल गांव में जो है जाकर के ये मिल जाता है। तो यहां से यहां तक का आपको याद रखना है, इसलिए इसको हम इंपोर्टेंट कह रहे हैं। ये मार्ग 7 जिलों से, 7 जिले कौन कौन से मैंने मैप पे दिखा दिया आपको। संपर्क बढ़ाने के साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र वास्तव में आर्थिक बदहाली का क्षेत्र है। ये आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर दोस्तों पानी की किल्लत है, कृषि उत्पादन में कमी जो है एक बड़ी समस्या है। यहाँ पर लोगों का जीवन स्तर इन सारी चीजों के चलते हुए बहुत निम्न स्थिति में है। और ऐसे में अगर ये रोड यहाँ से निकल करके जा रहा है, हाईवे अगर निकल करके जा रहा है, तो इससे बहुत बेहतरी हो सकती है, इस क्षेत्र का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, बहुत आयाम है। जैसे एक तो ये रोड निकल करके गया होगा, जहां जहां भूमि से निकला वहां हो सकता है लोगों के पास पहले घर में साइकिल ना हो, लेकिन रोड का जो जमीन गई होगी उसका मुआवजा मिलने के बाद पता लगेगा कि फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो ये सारी चीजें आ गई हो घरों में। एक तो ये हो सकता है। दूसरी बात, जब इन लोगों की जमीन गई होगी तो इन लोगों ने दूसरी जगहों पर अपने आसपास में जमीन खरीदना स्टार्ट कर दिया होगा, अर्थात जमीन की मांग बढ़ गई होगी। और एक बात बेसिक आप जानते हैं कि जब जब मांग बढ़ती है तब तब कीमत भी बढ़ जाती है। तो उस क्षेत्र में जो जमीन है उसकी कीमत बढ़ गई होगी और कुछ लोग ऐसे होंगे भैया हमको जमीन नहीं खरीदनी है, हम फैक्ट्री लगाएंगे, यही क्या करेंगे, कंपनी लगाएंगे। जिसने दोस्तों कंपनी लगा दी उसने बड़ा काम कर दिया। वो अब अकेला रोजगार नहीं प्राप्त कर रहा है, अब वो रोजगार देगा दूसरों को। इसलिए एक रोड निकल जाने से कई आयामों पर आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से सुधार हो जाता है। और दोस्तों ये रोड नहीं है, ये तो एक्सप्रेसवे है। क्या है, एक्सप्रेसवे। और एक्सप्रेसवे अगर किसी क्षेत्र से निकल जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि बहुत फायदा होने वाला है। तो इससे स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित हो जाएंगे। चलिए, एक्सप्रेसवे के निकट बांदा और जालौन जिलों में औद्योगिक गलियारा बनाने का काम शुरू हो चुका है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। 2 जिले ऐसे हैं जो, एक तो बांदा जिला है, बांदा जिला, ये वही बांदा जिला है जहां के लिए तुलसीदास का जन्म हुआ था। ऐसा जो है कंफ्यूजन रहता है लोगों में कि बांदा जिले में तुलसीदास का जन्म हुआ था। तो तुलसीदास जहां जन्मे थे बांदा जिला और जालौन जिला यहां पर जो है औद्योगिक गलियारा यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने की बात चल रही है। यदि यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हो गया दोस्तों, ओ माय गॉड, फिर तो ऐसी फीलिंग आएगी, ये लोग भूल जाएंगे वास्तव में कि हम कैसी आर्थिक बदहाली से अब तक जूझ रहे थे, क्योंकि रोजगार के अवसर तमाम हो जाएंगे दोस्तों। रोजगार ही रोजगार हो जाएगा और आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, परसों उस कंपनी में, जहां ज्यादा मिलेगा, जहां पर अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, लोग वहां रोजगार कर पाएंगे। इससे केवल आर्थिक स्थिति सुधरेगी नहीं, बल्कि इनके जीवन स्तर में मात्रात्मक के साथ गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और दोस्तों जीवन में गुणात्मक परिवर्तन का आशय क्या है, शिक्षा की स्थिति बढ़ जाना, स्वास्थ्य की स्थिति बढ़ जाना, ये गुणात्मक परिवर्तन है दोस्तों। ये देखने को मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। सरकार के विभिन्न भागों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से सड़क संपर्क में सुधार कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला रखी थी, जो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि 2020 में इसका शिलान्यास हुआ था और उद्घाटन अब किया है। तो अपने ताऊ ने पहले भी शिलान्यास किया था, उद्घाटन भी अभी किया है। अगली बात, इसका निर्माण कार्य 28 महीने में जो है पूरा हो गया समय से पहले। अब जो अगला टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, अगला टॉपिक क्या है, वो है नई दिल्ली सहभागिता योजना, न्यू दिल्ली
सहभागिता योजना। तो सहभागिता योजना क्या है भैया, तो देख लेते हैं। 11 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल, जिनको हम विनय कुमार के नाम से जानते हैं, विनय कुमार सक्सेना जी, तो सक्सेना जी ने नई दिल्ली सहभागिता योजना शुरू की गई है। किसके द्वारा? दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं सक्सेना जी, उनके द्वारा। नई दिल्ली सहभागिता योजना, दिल्ली में कर संग्रह। पूछा जाएगा क्वेश्चन और आप जो है हाथ पैर फैला करके बैठ जाएंगे। पूछेगा दिल्ली सहभागिता योजना का संबंध किससे है, तो क्या ध्यान रखना आपको? टैक्स कलेक्शन, कर संग्रह। तो नई दिल्ली सहभागिता योजना दिल्ली में कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन, पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों को भागीदार बनाने के लिए शुरू की गई है। तो आपको टैक्स कलेक्शन एक ध्यान रखना है और दूसरा अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, इन्हीं से इसका संबंध आपको याद रखना है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही क्वेश्चन पूछेगा बेसिक, खास करके यूपी पीसीएस टाइप का। वो पूछेगा इसका संबंध किससे है, तब आपको संबंध जो है बताना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसका उद्देश्य जो आप देख रहे हैं RWAS, क्या RWAS यानी हम बात किसकी कर रहे हैं? कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों, निवासी कल्याण संघों जिसको हम शॉर्ट में कह रहे हैं RWA। तो यही RWA है यहाँ पर, यानी इन निवास संघों को प्रोत्साहित करके कर संग्रह में दक्षता और अनुपालन में सुधार करना। इस योजना के अनुसार यदि RWA जो निवास संघ है उनकी सोसाइटी या कॉलोनियों में कुल संपत्तियों से 90% कर संग्रह करने में सक्षम होता है, तो वह अपने क्षेत्र में कर संग्रह के 10% हिस्से से विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम होगा। कुल मिलाकर के जो योजना चलाई गई है, ये योजना ये कहना चाह रही है कि यदि टैक्स का कलेक्शन होता है तो टैक्स का कलेक्शन जितना अगर 90% तक होता है तो उस टैक्स कलेक्शन का 10% उसी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए व्यय किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। तो ये बड़ी बात है और ध्यान देने वाली बात भी है। यादव जी और मांडवी शुक्ला भैया जो है कमेंट करके डिलीट करें, इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसा बोल दिया हो क्या जिसको दिखा नहीं पा रहे हो? इधर देखिए। तो आगे बात करते हैं। यह कर संग्रह 1 लाख रुपए की सीमा के अधीन है, 1 लाख रुपए की सीमा के अंदर है। इसके अलावा यदि कॉलोनी स्रोत पर 100% अपशिष्ट पृथक्करण, गीले कचरे के संयोजन के साथ साथ सूखे कचरे के पुनर्चक्रण को प्राप्त करने में सक्षम है तो सरकार भुगतान किए गए कर का 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यानी सरकार 90% में 10% दे रही थी, और अगर इन क्षेत्रों में गीले कचरे को, सूखे कचरे को, इनका मैनेजमेंट किया जा रहा है सही से, या क्या किया जा रहा है? रिसाइकलिंग की जा रही है, पुनर्चक्रण किया जा रहा है, तो सरकार दोस्तों 5% और दे देगी। लीजिए, आप जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मोगेम्बो खुश हुआ, लीजिए 5% और लीजिए। ऐसा प्रयास किया जा रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नई दिल्ली सहभागिता पहल संपत्ति कर ढांचे के युक्तिकरण के मुद्दे को संबोधित करती है। यह सामुदायिक भागीदारी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को भी महत्व देती है। अब आगे आपको ध्यान रखना है, नई कर नीति दिल्ली नगर निगम जो MCD है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली नगर निगम द्वारा अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ एक रूपता को लाने में मदद करेगी। इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ध्यान दीजिएगा इसी पे सब कुछ लिखा हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब ये शुरू हुआ था तब शिक्षा मंत्रालय जो है इसका नाम दूसरा था। इसका नाम दूसरा ये था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, है ना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही बाद में क्या बन गया? शिक्षा मंत्रालय। तो ये एक बेसिक अंतर है जो आपको ध्यान रखना है। इसने रैंकिंग जारी की है 2022 की रैंकिंग जारी की है, तो जान लेते हैं भैया क्या है। तो शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2022 का 7वां संस्करण जारी किया है। कौन सा? 7वां संस्करण जारी किया है। अब हम पहले बात करते हैं ये फ्रेमवर्क है क्या। तो फ्रेमवर्क को जानते हैं। तो फ्रेमवर्क नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को सितंबर 2015 में, सितंबर का महीना 2022 में, और शिक्षा मंत्रालय द्वारा, अब आप देखेंगे तो 2015 में इस समय पर शिक्षा मंत्रालय नहीं था, इस समय पर क्या था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उस समय पर। इस मंत्रालय को आई थिंक, यदि मैं सही याद कर पा रहा हूं, तो इस मंत्रालय को संभाल रही थी स्मृति ईरानी जी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय उस समय पर। बाद में शिक्षा मंत्रालय बन गया। तो सितंबर 2022 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया, यानी इसको स्टार्ट किया गया। यह देश में उच्च शिक्षण संस्थानों, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, इंस्टीट्यूशंस HEI हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रैंक प्रदान करने के लिए सरकार का पहला एफर्ट है, इनिशिएटिव है, पहले प्रयास है। सरकार ने सबसे पहला प्रयास किया है। जो उच्च शिक्षण संस्थान है वो भैया कौन कैसा काम कर रहा है, हम आपको रैंकिंग देते हैं, और रैंकिंग में जो टॉप पर आएंगे उनमें लोग ज्यादा एडमिशन लेंगे, और रैंकिंग में आने के लिए सब के सब उच्च शिक्षण संस्थान जो है वो गुणवत्ता युक्त शिक्षा देंगे, वातावरण को अच्छा रखेंगे, और ऐसा सब अगर करेंगे, रैंकिंग में आने के लिए सब लोग प्रयास करेंगे, सभी संस्था प्रयास करेंगे, तो फिर इससे क्या होगा? ओवरऑल सबका लाभ होगा। और जो हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, खास करके उच्च शिक्षा और गुणवत्ता
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा लाभकारी होगा, इसलिए सरकार ने इसको प्रयास किया, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। आगे देखते हैं, 2018 में देश भर के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में हिस्सा लेना अनिवार्य कर दिया। इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें क्या पूरे देश का कोई शिक्षण संस्थान, खास करके हायर एजुकेशन वाला अगर है तो वो बच सकता है, तो जवाब होगा नहीं। अनिवार्य कर दिया, इस रैंकिंग में सबको हिस्सा लेना ही होगा 2018 में। इसके 5 मापदंड हैं। रैंकिंग जो मिलेगी किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो उसके लिए 5 आधार हैं। कि पहला मापदंड क्या है भैया, देख लेते हैं। तो शिक्षण, शिक्षा और संसाधन, अर्थात टीचिंग कैसी है, लर्निंग का लेवल कैसा है वहां पर, एंड रिसोर्सेस, तो इसको शॉर्ट में कहा जा रहा है टीएलआर। पहला मापदंड क्या है, टीएलआर। दूसरा मापदंड क्या है, जिसको शॉर्ट में कहा जा रहा है आरपी। आरपी का मतलब अनुसंधान और व्यवसायिक अभ्यास। अनुसंधान को अंग्रेजी में कहते हैं रिसर्च, और व्यवसायिक अभ्यास को कहते हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, है ना, आरपी। तो 2 मापदंड ये हैं। 3 मापदंड और कौन कौन से हैं, तो तीसरा है स्नातक परिणाम, यानी ग्रेजुएशन आउटकम्स, इसको शॉर्ट में कहा जा रहा है जीओ। अगला जो चौथा है आउटरीच समावेशिता, यानी आउटरीच समावेशिता, इंक्लूसिविटी, इसको ओआई कहा जा रहा है, यानी वास्तव में जो शिक्षा दी जा रही है वो कितनी समावेशी है, कितनी कारगर है और कितना ज्यादा गुणात्मक परिवर्तन करने वाली है, ये इसका आशय है। समकक्ष अनुभूति, पीयर परसेप्शंस, समकक्ष अनुभूति, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये 5 तो क्या है, मापदंड हैं। 5 मापदंडों के अंतर्गत 11 श्रेणियां हैं। 11 श्रेणियां, तो 11 श्रेणियां कौन कौन सी है वो भी देख लीजिए। कुल 11 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। समग्र राष्ट्रीय रैंकिंग, समग्र राष्ट्रीय रैंकिंग विश्वविद्यालय, कौन सा, विश्वविद्यालय। इसके बाद समग्र राष्ट्रीय रैंकिंग इंजीनियरिंग, उसके बाद समग्र राष्ट्रीय रैंकिंग कॉलेज, उसके बाद समग्र राष्ट्रीय रैंकिंग चिकित्सा, उसके बाद समग्र राष्ट्रीय प्रबंधन, उसके बाद समग्र राष्ट्रीय फार्मेसी, उसके बाद समग्र राष्ट्रीय विधि, उसके बाद समग्र राष्ट्रीय वास्तुकला, उसके बाद समग्र राष्ट्रीय दंत चिकित्सा और अनुसंधान। ये 11 श्रेणियां हैं। इन 11 श्रेणियों में जो है दी जाती है रैंकिंग। तो अब देखेंगे आगे किसको कौन सी रैंकिंग मिली है। तो पहले उसे हम जानते हैं लॉन्च करने की वजह क्या है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग द्वारा विकसित रैंकिंग पद्धति में व्यक्तिपरकता ने भारत को संघाई रैंकिंग की तर्ज पर भारतीय HEI के लिए अपनी रैंकिंग प्रणाली शुरू करने हेतु प्रेरित किया। देखिए एक बात जानिए, मूल मसला क्या है कि वास्तव में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको मैंने इथिक्स पढ़ाते टाइम एक कंसेप्ट बताया होगा, सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी। मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अमेरिका की जो संस्थाएं जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकालती हैं वो कह रहे नहीं, भारत के तो जो है पीछे जो हम टॉप 100 का, टॉप 500 का निकालेंगे उसमें नीचे से टॉप करेंगे, मतलब वो 500वीं रैंकिंग में आएंगे, 400-500 के बीच में आएंगे। जब हम कह रहे हैं कि भैया हम विश्व स्तरीय कॉलेज चला रहे हैं, हम विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं मानने को तैयार हैं। अर्थात सब्जेक्टिविटी है, उनको लगता है कि भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो खराब हैं, हमको लगता है अच्छे हैं। ऐसा ही मिसअंडरस्टैंडिंग जो है चीन के साथ हुई थी। तो चीन ने जो है अपना अलग निकालना स्टार्ट कर दिया था, उसको कहा जाता था संघाई रैंकिंग। चीन जो है अपने अंदर के जितने हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उनके लिए संघाई रैंकिंग निकालता था। हमने कहा कि भैया देखिए हम जो है अब क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हो जाए, हम नहीं मानेंगे, निकालो आप निकालो, हम नहीं मना कर रहे हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हो जाए, होने दीजिए, और हमारा स्थान कोई भी आए ज्यादा हम जो उसको दिल पे नहीं लेंगे, क्योंकि अब हमने अपना निकालना स्टार्ट कर दिया है, हम अपने वाले पे भरोसा करेंगे, अपना हाथ जगन्नाथ। तो इसलिए हमने चीन से सीख लेकर के अपनी रैंकिंग प्रणाली शुरू की है, और अपनी रैंकिंग प्रणाली के माध्यम से हम अपने देश के जितने जितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उन सभी को रैंक दे रहे हैं कि भैया आप जो है यहाँ पर आ रहे हो, सुधार कर लीजिए, नहीं तो आप नीचे चले जाओगे। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, NIRF की दीर्घकालिक योजना इसे अंतरराष्ट्रीय लीग टेबल बनाने की है। यानी अभी तो केवल भारत के स्तर पर हमने शुरू किया है, यदि रिजल्ट अच्छे रहे तब हम दोस्तों इसको वैश्विक स्तर पर, जैसे आप 2 नाम पढ़ रहे थे ना, ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन वाला, इस तरीके से हम भी इसको ग्लोबल लेवल पर ले जाकर के उतार देंगे। फिर चीन के विश्वविद्यालय, अमेरिका हमारा अब तक निकाला था ना, हम अमेरिका का निकाल देंगे। ये प्लान है भविष्य का, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ये हमारी। आगे देखते हैं, तो 2022 में भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या, तो भारत के जो संस्थान थे जिन्होंने इस रैंकिंग में भाग लिया वो 7000 से अधिक थे, 7000 से ज्यादा संस्थान थे जिन्होंने इसमें भाग लिया। अगली बात हम जो बात कर रहे हैं कि 2022 का जो है उसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो इसमें अगर हम समग्र रूप से देखें तो IIT मद्रास जो है वो आया है,
आईआईसी बेंगलुरु आया है, आईआईटी बॉम्बे आया है। ये जो है 3 संस्थान उच्च शिक्षा संस्थानों की कैटेगरी में आ गए हैं। अब हम जो है अलग अलग देखते हैं, एक एक क्षेत्र के आधार पर मेडिकल में कौन है भैया, कॉलेज के लेवल पे कौन टॉप किया है, ऐसे देखते हैं। तो विश्वविद्यालय के मामले में अगर हम देखें तो आईआईएससी बेंगलुरु विश्वविद्यालय जो है टॉप किया है विश्वविद्यालय की श्रेणी में। ठीक बात है, समझ गए। विश्वविद्यालय में आईआईएससी बेंगलुरु ये विश्वविद्यालय की श्रेणी में टॉप किया है, सबसे ऊपर है। इसी प्रकार कॉलेज की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो मिरांडा कॉलेज आप जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिरांडा हाउस जहां पर है, तो मिरांडा कॉलेज जो है इसने लगातार 6ठे वर्ष कॉलेजों में पहला स्थान बरकरार रखा है। दोस्तों मिरांडा हाउस आप जानते हैं बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा नाम है, 6 सालों से लगातार टॉप पर है कॉलेजों में। ठीक बात है। उसके बाद हिंदू कॉलेज का नंबर आता है, हिंदू कॉलेज भी बहुत जानदार है, बहुत जानदार। उसके अलावा दिल्ली और प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई का स्थान आता है। ठीक बात है, कॉलेजों में। अब अगर हम अनुसंधान संस्थानों में बात करें तो अनुसंधान जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनमें अगर हम देखें तो आईआईएससी बेंगलुरु ये जो है पहले स्थान पर है। आईआईएससी बेंगलुरु को आईआईटी मद्रास के बाद सर्वश्रेष्ठ शोध संस्थान का दर्जा दिया गया है, यानी ये दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर आईआईटी मद्रास। ठीक बात है, चलिए ये पहला ये दूसरा। इंजीनियरिंग में देखें तो इंजीनियरिंग कॉलेजों में इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें किसको है तो आईआईटी मद्रास जो है वो पहले नंबर पे आ गया है। अगले में देखें अगर हम जाकर के तो मैनेजमेंट के सेक्टर में देखें प्रबंधन के में तो भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम अहमदाबाद इसको जो है टॉप नंबर मिला है क्षेत्र में पहला, तथा आईआईएम बेंगलुरु जो है इसको दूसरा स्थान मिला है मैनेजमेंट में। अब हम देखते हैं चिकित्सा में, तो चिकित्सा में आप देख रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली अर्थात एम्स की बात की जा रही है। जो दिल्ली का एम्स है उसको पहला स्थान मिला है दिल्ली वाले को। ठीक है, और लगातार 5वें वर्ष चिकित्सा में शीर्ष स्थान पर है ये भी। आगे देखते हैं फार्मेसी में, तो जामिया हमदर्द फार्मेसी जो है वो लगातार 4 साल से टॉप कर रही है, इस वर्ष भी उसी ने टॉप किया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आर्किटेक्चर आईआईटी आर्किटेक्चर में अगर हम देखें तो आईआईटी जो रुड़की है, आईआईटी रुड़की आर्किटेक्चर में दूसरी बार जो है वो शीर्ष पे है, टॉप किया है आईआईटी रुड़की ने, ये आपको ध्यान रखना है। और लॉ की बात करें कानून की, इसमें कौन है भैया आगे तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, इसने लगातार 5वें वर्ष कानून में अपना पहला स्थान बना के रखा है कि कानून की पढ़ाई करवाने वाले जितने भारत के संस्थान हैं उनमें जो है हम अव्वल दर्जे के हैं, हम टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। और डेंटल की बात करें तो सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई को जो है इसमें पहली रैंकिंग प्राप्त हुई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो है अगला टॉपिक हमारा आ रहा है भैया बेलारूस की 78वीं स्वतंत्रता दिवस। बेलारूस आप जान रहे हैं, बेलारूस ये रहा बेलारूस, यहां आप देख पा रहे हैं बेलारूस। जब यूक्रेन का मामला आया था तो आप जानते हैं बेलारूस जो है दोस्तों रूस का करीबी है, इस समय भी एक समय था जब बेलारूस जो है भारत का भी करीबी था, अब भी भारत का करीबी है, लेकिन चूंकि यूक्रेन से इस समय पर बात बन रही है बेलारूस की, तो बेलारूस यूक्रेन के विरुद्ध बात बन रही नहीं है, विरोध में बेलारूस जो है यूक्रेन के विरुद्ध में रूस का समर्थन कर रहा है। अब रूस का समर्थन कर रहा है, ऐसे में बीच में जो उसका 78वां स्वतंत्रता दिवस आ गया है, तो हमने भी लगे हाथ बेलारूस को क्या दे दिया है स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे दी है कि भैया जो है आपको मुबारक हो स्वतंत्रता दिवस, आप जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। रसिया का पड़ोसी है और यूक्रेन का पड़ोसी भी है, लेकिन ये प्रो रशियन है, इस समय पर रसिया के खेमे में है, रसिया को समर्थन कर रहा है। इस वजह से रसिया ने बेलारूस में जो है अपनी मिसाइल लगा करके तैयार कर दी है। यूरोप के अन्य देशों को डराने के लिए बेलारूस का प्रयोग कर रहा है रसिया, ये बात जान लीजिए। हालांकि ये भी बात सत्य है कि रसिया ने इस समय पर जो काला सागर क्षेत्र में जो आप देख रहे थे क्रीमिया का क्षेत्र, उसके दक्षिण में वहां से कुछ सैनिकों को बुला लिया है। एक क्षेत्र था द्वीप था वहां पर, उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूं, वहां से अपने सैनिकों को बुला लिया है। तो इस एंगल पर रूस को माना जा रहा है कि रूस जो छोड़ के भाग गया है, लेकिन बेलारूस में रूस अपनी स्थिति को मजबूत लगातार करता जा रहा है। इससे यह भी माना जा रहा है कि बेलारूस में रूस की उपस्थिति से बाकी जो पड़ोसी देश है उनके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। बहरहाल हम चूंकि बात कर रहे हैं अभी भैया खुशी की बात कर रहे हैं, 78वां स्वतंत्रता दिवस मना है, तो 3 जुलाई को 2022 में बेलारूस को उसकी 78वीं स्वतंत्रता जश्न के अवसर पर हमने बधाई दे दी है। तो भारत और बेलारूस के संबंधों पर यदि हम प्रकाश डालें, प्रकाश का मतलब टॉर्च लेके थोड़ी प्रकाश डालेंगे, बेलारूस के साथ भारत के संबंध परंपरागत रूप से मधुर और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। दोस्तों हमारे ज्यादातर देशों के साथ संबंध ऐसे ही रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। भारत 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद बेलारूस को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। यानी जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो बेलारूस को बहुत सारे देश जो है वो मान्यता नहीं दे रहे थे कि रूस जो बहुत मारेगा हमको, बहुत पीटेगा अगर हमने बेलारूस को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी तो भैया हमारी तो जो है मित्रता
मित्रता की संधि थी रूस से, तो हम तो डरने वाले नहीं थे। तो रूस हमारा दोस्त है, हमने बेलारूस को भी जो है देश के रूप में मान्यता दे दी, और जिन देशों ने सबसे पहले दी थी उनमें भारत भी शामिल था। अब हम बात करें बहुपक्षीय मंचों पर समर्थन, तो आप जानते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जैसे कई बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों के बीच सहयोग दिखाई देता है। यानी हम चाहे यूएनएससी की बात कर लें, चाहे एनएसजी की बात कर लें, दोनों के बीच में कोऑपरेशन होता हुआ दिखाई देता है, सहयोग जो है वो होता हुआ दिखाई देता है। ठीक बात है। बेलारूस उन देशों में से एक था जिनके समर्थन ने जुलाई 2020 में यूएनएससी में भारत को एक अस्थायी सीट पर जाने के लिए मौका फिर से दे दिया था। भारत आपको पता है अस्थायी मेंबर के रूप में, यानी संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य जो भारत बना, तो समर्थन की आवश्यकता होती है। तो समर्थन देने वाले देशों में बेलारूस भी हमारा एक समर्थक देश था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को मजबूत करने में मदद मिली। ठीक बात है। और नेम में बेलारूस की सदस्यता और अंतर संसदीय संघ जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुपक्षीय समूहों जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेलारूस का समर्थन किया है। यानी हमारी बात की जाए तो हमने नेम में यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में बेलारूस की सदस्यता की बात की जाए, और अंतर संसदीय संघ की बात की जाए आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुपक्षीय समूहों की बात की जाए, तो हमने हमेशा बेलारूस का समर्थन किया है कि बेलारूस को जो है लाभ मिले, बेलारूस जो है इसका पार्ट बना रहे। आगे बात करते हैं व्यापक भागीदारी की, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की बात करें अगर हम, तो दोनों देशों के बीच एक व्यापक साझेदारी है। अब व्यापक साझेदारी क्या है दोस्तों? तो विदेशी कार्यालय परामर्श, अंतर सरकारी आयोग, सैन्य तकनीकी सहयोग पर संयुक्त आयोग के माध्यम से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान के लिए तंत्र स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? एक तंत्र स्थापित किया गया है दोनों के स्तर पर, जो बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों देशों ने व्यापार और आर्थिक सहयोग, संस्कृति, शिक्षा, मीडिया एवं खेल, पर्यटन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कृषि, वस्त्र, दोहरे कराधान से बचाव, निवेश को बढ़ावा देने और संरक्षण सहित रक्षा एवं तकनीकी सहयोग जैसे विभिन्न विषयों पर कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। अर्थात हमें ध्यान रखना है कि भारत और बेलारूस के बीच में कई सारे एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुके हैं। ठीक बात है। अब व्यापार और वाणिज्य की बात कर लीजिए, तो व्यापार वाणिज्य को आप जो है खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा दिया है, खुद से पढ़ लीजिएगा। कितना दिया है दिखा दूं मैं आपको, तो ये इतना और दिया है, इसको आप अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो आज का होमवर्क था, मैंने एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न दिया है आपको, उसको करके सबको बताना है। ठीक बात है। तो चलिए, सेशन कैसा लगा ये बात जरूर बताइएगा सभी लोग, और फिर मुलाकात होगी कल। तो धन्यवाद और नमस्कार।